हिंदी साहित्य में आज सुनिए लोकप्रिय और सशक्त लेखिका डॉक्टर कृष्णलता सिंह की लिखी हुई कहानी बर्फ जो पिघली नहीं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। 3-3 मिनट के अंतराल में करीब 5 बार कॉल बेल बजाने पर भी दरवाज़ा नहीं खुला। सोचा शायद भाई वॉशरूम में होंगे। वॉशरूम में देर लगाने की उनकी पुरानी आदत है। मुझे कुछ याद आ गया और मैं हंस पड़ा। उस दिन सुबह उठते ही हम दोनों वॉशरूम की तरफ भागे थे। भाई बाजी मार ले गए थे। पेट में प्रेशर के कारण मैं पैरों के ऊपर नाचता हुआ दरवाज़ा पीट पीट कर चिल्ला रहा था, भाई जल्दी निकलो। पर भाई बड़े आराम से निकले और बोले, तू थोड़ा रुक नहीं सकता था? बीच में डिस्टर्ब कर दिया। बहसबाजी में स्कूल बस भी छूट गई थी। माँ से भी गालों पर थप्पड़ का प्रसाद मिला था। भाभी जरूर सौम्य को सुलाते सुलाते खुद भी सो गई होंगी। उन्हें तो नींद कहीं भी कभी भी आ जाती है। मैंने वहीं सीढ़ियों पर बैठकर घड़ी देखकर 10 मिनट तक और इंतज़ार करना उचित समझा और मन को तसल्ली देता रहा, दरवाज़ा जरूर खुलेगा। सिर झुकाए सीढ़ियों के पास रखे गमले में बेवजह उंगलियां घुसाने लगा। तभी अतीत के झरोके से यादों का एक परिंदा मेरे गिरफ्त में आ गया। सर्दियों की शाम थी। दूरदर्शन पर परमवीर चक्र देखकर खुद को मेजर सोमनाथ और हवलदार अब्दुल हमीद समझने वाले हम सभी लड़के पार्क में भारत पाक युद्ध का खेल खेल रहे थे। हॉकी और बल्ले को राइफलें बनाकर हम एक दूसरे की सेना पर चीखते चिल्लाते हुए बड़े जोश में आक्रमण कर रहे थे। खेल की चरम सीमा पर बमबारी के रूप में पत्थर फेंक रहे थे। गुरिल्ला युद्ध था। बमबारी के समय सब झाड़ियों में छिप जाते थे। टाइमिंग कुछ गलत हो गई। मैं बमबारी कर ही रहा था कि भाई यूएनओ का प्रतिनिधि बने युद्ध विराम की घोषणा करने झाड़ियों से थोड़ा जल्दी बाहर निकल आए। निशाना सीधे उनके सिर पर लगा। खून का फव्वारा फूट पड़ा। 60 टाँके लगे। मैं थर थर काँप रहा था। भाई ने बता दिया तो मेरी खैर नहीं, लेकिन भाई खामोश रहे, उल्टे मुझे गले लगाकर चुप करा रहे थे। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि बड़ा भाई दरिया दिल होता है। उसकी छत्र छाया में मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। इसी एहसास के साथ बड़ा हुआ हूँ। 10 मिनट के बाद मैंने फिर कई कॉल बेल बजाई, लेकिन सब व्यर्थ। हताश और निराश लिफ्ट से नीचे आया। पार्किंग में भाई की नई नवीली डस्टर अपनी पूरी शान शौकत के साथ विराजमान थी। अलबत्ता भाभी की गाड़ी नदारद थी। मन में चल रही गलत संभावनाओं को विराम मिल गया। घर में कोई है ही नहीं तो खोलता कौन? जरूर सौम्य की अचानक तबीयत खराब हो गई होगी। पास ही के डॉक्टर सतीश के क्लिनिक तक गए होंगे, या हो सकता है किसी से मिलने चले गए हों। अब आया हूँ तो मिशन पूरा करके ही जाऊँगा, ये सोचकर लॉन की एक बेंच पर बैठ गया। भूख के मारे पेट में ऐंठन हो रही थी। पास पड़े एक पत्थर को हवा में उछाल कर मन में सोचा, आज तो भाई के साथ शुद्ध शाकाहारी खाना खाऊंगा। सिगरेट के कश के साथ आत्मचिंतन में मगन हो गया। वक्त ने हम दोनों भाइयों को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। हमारे बीच फासले कभी ऐसे भी होंगे, सपने में भी नहीं सोचा था। पर मुझे फासला मिटाना है। ये कोई कश्मीर की समस्या तो नहीं है जो सुलझाई ना जा सके। संवाद जरूरी है। पहल मैं कर रहा हूँ। आमने सामने बैठकर एक दूसरे के घावों पर मरहम लगा लेंगे। बचपन में भी तो हमारे बीच लड़ाई झगड़े, रूठना मनाना, सुलह सफाई होती रहती थी, पर हमारे बीच प्यार मोहब्बत कभी कम नहीं थी। जवानी में पैर रखते ही हम दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए थे। मैं भाई का लव गुरु था, वो हमारे इंटेलेक्चुअल गुरु थे। लड़की को डेट पर ले जाने के गुर भाई को मैं ही सिखाता था। मेरे ऑफिस के प्रेजेंटेशन भाई रात दिन लगकर तैयार करते थे। वाह भाई मैं लूटता था। भाई है तो चिंता किस बात की। शराब सिगरेट से दूर, समझदार, अक्लमंद, जिम्मेदार और चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया थे भाई। मैं कीमती शराब सिगरेट, ब्रांडेड कपड़ों और परफ्यूम का शौकीन, संगीत का दीवाना, मस्त मौला और लापरवाह किस्म का जीव था। वो माँ का राजा बेटा और मैं माँ से लड़ने झगड़ने वाला नालायक बेटा। विपरीत स्वभाव के होने के बाद भी हमारा प्यारा सा रिश्ता बेमिसाल था। धन दौलत जमीन जायदाद को लेकर हमारे बीच कोई दीवार नहीं थी। मुझे विश्वास था भाई अपने हिस्से की रोटी भी मुझे दे सकता है। लापरवाह होने पर भी भावना की डोरी में बंधा मैं भी भाई के लिए किसी भी हद तक जा सकता था।
अलग अलग शहरों में रहने के कारण अक्सर होली, दिवाली, बर्थडे आदि पर हम भागे हुए एक दूसरे के पास जाते थे। कभी कभी माँ पापा के आ जाने से खुशियाँ 4 गुनी बढ़ जाती थीं। पर इस शहर ने हमारी खुशियाँ छीन लीं। मेरा ट्रांसफ़र सौभाग्य की जगह दुर्भाग्य बन गया। लंच, डिनर और त्यौहार एक साथ मनाने का सौभाग्य अधिक दिनों तक नहीं ठहरा। मेरे व्यक्तिगत जीवन में भूचाल आ गया। रिद्धि के साथ हमारे तनाव बढ़ने लगे। बात तलाक तक पहुंच गई। वो हमसे रूठ कर चली गई। मेरी दुनिया लुट गई। मुझे भाई का सहारा चाहिए था, लेकिन उन्होंने मेरे परिवार के बिखरने का दोष मुझ पर ही लगाकर अपना हाथ झाड़ लिया। जैसा किया है वैसा भोगो। 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि मैं गलत था। मेरी लाइफ स्टाइल गलत थी, तभी मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। पर कुएं में कूदने के लिए तैयार आत्मघाती को धक्का तो नहीं दिया जाता है, उसे पकड़कर समझाया जाता है। लेकिन मेरी उस समय की मानसिक और भावनात्मक दशा को भाई ने नज़रअंदाज किया। मैं दोहरे आघात से शराब और अवसाद में डूब गया। उनका मसीहा अवतार न जाने कहाँ विलीन हो गया। मैं उनके लिए बिल्कुल महत्वहीन हो गया। कभी 2 मिनट का टाइम निकाल कर मिलने भी नहीं आए। मैं मरा हूँ या जिंदा, उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं हुई। शायद वक्त का बुरा दौर था। एक दिन मैं चक्कर खाकर बेहोश हो गया। नौकर ने भाई को 4-5 बार फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने काट दिया। शायद किसी मीटिंग में होंगे। नौकर ने अपनी समझदारी से स्थिति को संभाला। मुझे उम्मीद थी कि इतनी मिस कॉल देखकर भाई फ़ोन ज़रूर करेगा, घर आकर ज़बरदस्ती मुझे अपने घर ले जाएगा। लेकिन पूरा हफ्ता बीतने के बाद भी भाई ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर केशव ने 5 बार लगातार फ़ोन क्यों किया था। भाई तो संकट मोचन बन अपने सभी मित्रों की समस्याओं को सुलझाते रहे हैं। कितनों को तलाक की त्रासदी से बचाया है, कितने लड़के लड़कियों को कैरियर गाइडेंस दी है, कितनों के लिए खून का इंतज़ाम किया है। उनके सोशल वर्क की लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन जब मेरी ज़िंदगी दांव पर लगी तो उनके पास मेरे लिए समय नहीं था, ना सांत्वना के 2 शब्द। मैं फ़ोन सुनने के लिए तरस गया। मैं और अवसाद में डूब गया। लगा मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। दिल किया कि 10वीं मंजिल से कूद जाऊँ। मैं बड़ा ही भावुक किस्म का कमज़ोर व्यक्ति हूँ। उन्हीं कमज़ोर क्षणों में मैंने भाई भाभी को व्हाट्सएप पर कुछ अनाप शनाप लिख कर भड़ास निकाल दी थी। भाई ने उसे इशू बनाकर ऐलान कर दिया कि उनके परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं उनके घर में पैर भी न रखूं। मैं भी गुस्से में था, मनाने नहीं गया। रिश्तों पर परत दर परत बर्फ़ जमती गई। इस अलगाव को लेकर हम दोनों तो अपनी अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जी रहे हैं, लेकिन माँ पापा दोनों के बीच पिस रहे हैं। उनकी खुशियाँ तो हमने छीन ली हैं। वो भाई के घर आए तो मैं उनसे मिलने नहीं जा सकता, मेरे घर आए तो भाई भाभी हमारे घर नहीं आएंगे। रिश्तेदारी में, शादी ब्याह या शोक सभा में भाई को जब पता चलता है कि मैं भी आ रहा हूँ तो कोई बहाना बनाकर नहीं आते। 1 साल पहले हम दोनों भाइयों ने माँ पापा की शादी की गोल्डन जुबली को शानदार जश्न के रूप में मनाने की योजना बनाई थी। लेकिन इन हालातों में सब कैसे संभव होगा, क्योंकि हमारे रिश्तेदार, यार दोस्त सब साझे हैं। यहाँ तक कि हमारे तो डॉक्टर, टेलर, बार्बर और कार मैकेनिक भी कॉमन हैं। सबसे भाई ने मिलवाया था। पर माँ पापा के जीवन के इतने बड़े अवसर को हम अपनी ईगो की भेंट तो नहीं चढ़ा सकते हैं। उन्होंने हम दोनों भाइयों से कभी कुछ मांगा नहीं है, हमेशा देते ही रहते हैं। आज उन्हें थोड़ी खुशी देने का वक्त हमारा आया है। गया वक्त लौट कर नहीं आता है। गोल्डन जुबली तो दोबारा लौट कर नहीं आएगी। माँ पापा की खुशी के लिए इस बर्फ़ को पिघलाना होगा। पहल के लिए मैं तैयार था। मुझे मौका भी मिलता नज़र आया। मेरी कार कुछ अजीब तरह की आवाज़ें कर रही थी। कार मैकेनिक के पास गया तो वहाँ भाभी और सौम्य से मुलाकात हो गई। भाभी अपनी कार मैकेनिक को देकर ऑटो से घर जाने की तैयारी कर रही थी। मैंने भाभी को हंसकर कहा, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, मेरी कार का नंबर तो आपके बाद ही आएगा। भाभी कुछ निश्चय नहीं कर पाई, पर सौम्य कार का दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। चलिए चाचू, आपको अपना गोल्फ सेट दिखाता हूँ। भाभी को आना पड़ा। मैं बेशर्म बन ऊपर तक चला आया। साउथ इंडियन लंच खाकर लौटा। लगा थोड़ी बर्फ़ पिघली है। ऐसे ही कोशिश करता रहूँगा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं गलत साबित हुआ।
माँ पापा अपने पुराने मित्र डॉक्टर घनश्याम घोष की लड़की की शादी में सम्मिलित होने आए थे। अचानक पापा की तबीयत खराब हो गई। वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। भाभी ने मुझे सूचना दी। मैं तुरंत पहुंचा। शायद भाभी से भाई को मेरे आगमन की सूचना मिल गई होगी। वो ज़रूरी मीटिंग का बहाना नहीं कर पाए। शाम को मेरे जाने के बाद आए। दूसरे दिन भाई पापा के पास सुबह से ही थे। जैसे मैं कमरे में आया, अपना लैपटॉप वगैरह छोड़कर ऐसे भागे जैसे किसी भूत को देख लिया हो। रिद्धि के न होने के कारण अपनी उजड़ी गृहस्थी में माँ पापा को लाने का अनुरोध करना निरर्थक था। अतः पापा डिस्चार्ज होकर भाई भाभी के घर ही गए। मैं दूसरे दिन ऑफिस से लौटता हुआ माँ पापा से मिलने भाई के घर गया। अचानक भाई से टकरा गया। मेरी गुड इवनिंग का जवाब दिए बगैर वो बाहर चले गए। दूसरे दिन मैंने छुट्टी ली। पूरा दिन माँ पापा के साथ बिताना चाहता था। उन्हें लंच के लिए बाहर ले जाना चाहता था। मैंने माँ को फ़ोन किया। मैं आ रहा हूँ। माँ ने रुंधे गले से कहा, बेटा मैं तुमसे हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ कि तुम यहाँ मत आओ। हम लोग स्वयं परसों तुम्हारे घर आ जाएंगे। कुछ भाई ने कहा। माँ के सिसकने की आवाज़ मैं स्पष्ट सुन रहा था। मैं तड़प उठा। मैंने कहा, मैं भाई के घर नहीं आ रहा हूँ, मैं अपने माँ बाप से मिलने आ रहा हूँ। माँ मुझे नीचे ही खड़ी मिली। आंखें गुड़हल की तरह लाल और सूजी हुई थीं। चेहरा बेनूर और बड़ी थकी हारी बेबसी नजर आई। मुझे देखते ही हाथ पकड़कर बोली, चलो यहीं लॉन में बैठकर बात करते हैं। पापा को भी यहीं बुला लेते हैं। यहाँ क्यों, घर पर क्यों नहीं? माँ फूट फूट कर रोने लगी। मैं अंदर तक दहल गया। माँ सच सच बताओ क्या हुआ, आपको मेरे सिर की कसम। सुबह ऑफिस जाते समय तुम्हारा भाई बोल कर गया है, मिंटू मेरे घर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ेगा। अगर चढ़ा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। माँ मुझे अंजाम की चिंता नहीं है, चलो ऊपर चलो। मैंने माँ का हाथ पकड़ा। वो पीछे हट गई। बोली, बेटे तुम दोनों ने मुझे टुकड़ों में बांट दिया है। हम दोनों के उम्र भर के खून पसीने की कमाई, हमारा हंसता खेलता परिवार बिखर गया है। उम्र के इस पड़ाव पर इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए अब और क्या होगा। इस सदमे को मैं कब तक झेल पाऊंगी? माँ का एक एक शब्द सही था। माँ वैसे भी दिल की मरीज हैं। ऐसे तनाव देकर हम उन्हें मौत के करीब ही ढकेल रहे हैं। हम दोनों के टकराव ने माँ की क्या हालत बना दी है। उम्र को अपनी मुट्ठी में कैद रखने वाली माँ आज अचानक अपनी उम्र से 10 साल अधिक बड़ी दिखाई देने लगी। दुनिया की नज़र में 2 लायक बेटों की माँ का चेहरा गर्व से दैदीप्यमान न होकर कांतिहीन बेबस नजर आ रहा था। धिक्कार है हम दोनों पर। माँ का हाथ ज़बरदस्ती पकड़कर मैं ऊपर लाया। वादा किया कि भाई से बिना शर्त माफ़ी मांगूंगा। लगभग 2 घंटे बैठा रहा। सौम्य ने अपने खिलौनों का पूरा खजाना मेरे सामने खोल दिया। मैं भी बच्चा बना उसके साथ खेलता रहा। उसकी खुशी को शब्द नहीं दिए जा सकते हैं। अफसोस हुआ कि हमारी लड़ाई में वो मासूम पिस रहा है। चलते समय उसने अनुरोध किया, चाचू मेरे बर्थडे पे ज़रूर आइएगा, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। मैंने कहा, ज़रूर आऊँगा, तुम्हारा मनपसंद गिफ्ट लेकर। गिफ्ट सोचकर व्हाट्सएप कर देना। माँ का रोना और सौम्य का अनुरोध मुझे अंदर तक हिला गया। सौम्य का बर्थडे था, मुझे नहीं बुलाया था, पर मैंने निश्चय कर लिया था कि बर्थडे पर ज़रूर जाऊँगा। जो होगा देखा जाएगा। सौम्य के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदने के लिए ऑफिस से जल्दी निकला। दुर्भाग्यवश ऑफिस से निकलते ही एक बस से मेरा एक्सीडेंट हो गया। खबर सुनते ही माँ पापा भाभी और सौम्य भागे आए, पर भैया नहीं आए। रात तक मुझे भैया का इंतज़ार रहा। बर्फ़ पिघलाने का एक सुअवसर ईश्वर ने मेरे एक्सीडेंट के रूप में उन्हें दिया था। उनका स्वाभिमान भी आहत नहीं होता। दुर्घटना या मृत्यु तो सारे मन मुटाव मिटा देती है। दुख का सैलाब तो आता ही है मन का मैल बहाने के लिए। हम तो घायल पाकिस्तानी को भी लड़ाई के मैदान में पानी पिला देते हैं, पर आना तो दूर रहा, भाई ने एक फ़ोन तक नहीं किया। माँ पापा से भी मेरा हाल नहीं पूछा। एक तरह से माँ पापा के दुख में भी उन्होंने उपेक्षा की। इतनी कठोरता, तटस्थता, इतना अहंकार आखिर किस लिए? माँ के आंसू, घुटन और विवशता के प्रति इतने असंवेदनशील क्यों हो गए हैं? मैं भाई से कुछ प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मांगूंगा। मैंने ऐसा कौन सा खतरनाक गुनाह कर दिया है जो माफ़ी के लायक नहीं है, जिसकी सज़ा वो पूरे परिवार को दे रहे हैं?
क्या मैंने चोरी डकैती की है, किसी की इज्जत पर हाथ डाला है, हत्या, गबन, रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा गया हूँ, जिसकी वजह से अक्षम्य अपराधी घोषित कर दिया गया हूँ? हाँ, मैंने गुस्से वाला व्हाट्सएप ज़रूर भेजा था। अगर उनकी नज़र में वो बहुत बड़ा अपराध है तो भी उन्हें प्रायश्चित का एक मौका तो देना चाहिए। मैं आज नफरत, मनमुटाव, झगड़े और गलतफहमियों की दीवार को हमेशा के लिए गिराकर चूर चूर कर देना चाहता हूँ। आज फैसला उनकी शर्तों पर होगा। वो जो कहेंगे मैं मान लूँगा। हर कीमत पर मुझे पहले वाला भाई चाहिए, जिससे मैं कहूँ, भाई आपकी कमीज़ का रंग मुझ पर ज़्यादा सूट करेगा, और वो मुस्कुराकर कहें, मिंटू तू अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। माँ को इसी भाई का उपहार दूंगा मैं। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे चौंका दिया। साहब आप? शौरी साहब का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो तो अपने फ्लैट में हैं। मेम साहब ज़रूर बच्चे के साथ बाहर गई हैं। ओह, तो ये बात है। अब पूरा गेम मेरी समझ में आ गया। कल मैंने भाभी को फ़ोन कर दिया था, भाभी मैं भाई से मिलने कल शाम को आ रहा हूँ। भाभी बोली, मगर वो तुमसे मिलना नहीं चाहते हैं। तभी तो आ रहा हूँ रूठे भाई को मनाने। तो तुम मुझे बीच में क्यों घसीट रहे हो? डरो नहीं, लड़ने झगड़ने या मारपीट करने नहीं आ रहा हूँ, सिर्फ उनकी नाराज़गी दूर करना चाहता हूँ। बस आप मेरी एक हेल्प कर देना। क्या? भाई जैसे ही आए मुझे मिस कॉल दे देना, पर प्लीज़ उन्हें नहीं बताना। क्यों? शायद मेरे आने की खबर सुनकर वो देर रात तक घर ना आए। भाभी ने मेरे साथ डबल गेम खेला, मुझे मिस कॉल दे दी और भाई को भी बता दिया और खुद घर से बाहर चली गई। क्या भाभी नहीं चाहती हैं कि हम दोनों भाई आपस में मिलें? लेकिन इसमें उनका क्या निहित स्वार्थ होगा? मैं अपमान से तिलमिला उठा, कान गर्म हो गए, नथुने फड़कने लगे और सांस फूलने लगी। दिल किया फ़ोन पर भाभी को खरी खरी सुनाऊं या दरवाजे पर ठोकर मारूं। तभी विवेक जगा। तुम यहाँ लड़ाई ख़त्म करने आए हो? पापा से फ़ोन कर सलाह मांगी। पापा ने कहा, एक बार फिर कोशिश करके देख लो, शायद उसका मन बदल गया हो। खोलता है तो ठीक है, नहीं तो एक एसएमएस करके अपने नेक इरादे उस तक पहुंचा दो। मैं लिफ्ट से फिर ऊपर गया, की होल से झांक कर देखा। भाई बड़ी उत्तेजना में टहलते हुए किसी से बात कर रहे थे। मैं रुका। उनकी बात खत्म होने पर कॉल बेल बजाई। उन्होंने की होल से देखा पर दरवाज़ा नहीं खोला। मैं काफ़ी देर तक सीढ़ियों पर बैठा रहा। शायद भाई ये तसल्ली करने के लिए बाहर आए कि मैं चला गया हूँ या नहीं। मैं उसी मौके का फ़ायदा उठा लूँगा। लेकिन भाई नहीं निकला। वो मुझसे ज़्यादा होशियार है। उसने सिक्योरिटी गेट से पता कर लिया होगा। मैं निराश, हताश और अपमानित सा खाली हाथ लौट आया। बर्फ़ पिघली नहीं और सख्त हो गई। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर कृष्णलता सिंह की लिखी हुई कहानी बर्फ़ जो पिघली नहीं। एक पारिवारिक कहानी। आशा है आपको भी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।